की मैंने। Let's wait for 1 more minute for this to join, okay? I hope you guys can see my screen now. So we were studying economies and diseconomies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने पढ़ा है इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज, और डिसइकोनॉमीज में भी दो ही टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इंटरनल इकोनॉमीज वी हैव एक्चुअली कवर्ड यस्टरडे, एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है अब हम आज वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। There are only 11 participants, but we will continue now. The other people can join in the middle. So external economies of scale basically are the advantages. वो क्या होती है एक्सटर्नल जैसे कि नेम से सजेशन है कि वो सारे जो भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो भी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, और वो एक्सटर्नली हैं, आउटसाइड द फर्म है, विद इन द इंडस्ट्री तो हो सकता है बट आउटसाइड द फर्म है और हमें इम्पैक्ट कर रही हैं. सो दोज एडवांटेजेस द फर्म्स कैन गेन एज अ रिजल्ट of for the growth of the industry normally associated with particular area. Those are all called the external economies of scale. जैसे कि सप्लाई, पहला है सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर. जो हम लेबर या ह्यूमन कैपिटल अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करते हैं, हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं, या कोई भी एम्प्लॉय जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन स्किल्स वी हायर समबडी. एनी ऑर्गेनाइजेशन हायर्स एनी पर्सन, एनी ह्यूमन कैपिटल, चाहे वो लेबर का मतलब हमने यहाँ पर, क्योंकि अगर हम अपना इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें लेबर ही हम वर्ड यूज करते हैं जनरली फॉर दी ह्यूमन कैपिटल. तो वो ह्यूमन कैपिटल किसी भी स्किल का हो, चाहे तो वो ब्लू कॉलर पर्सन है, चाहे वो व्हाइट कॉलर पर्सन है, किसी भी डेजिग्नेशन का अगर हमको पॉइंट करना है, अगर वो मार्केट में या इंडस्ट्री में किसी मतलब हमारी सेम इंडस्ट्री में किसी दूसरी फर्म में भी काम करके स्किल्स उसके पास आ गई हैं एंड ही इज अवेलेबल फॉर अस टू वर्क, क्योंकि we generally what we do, we are also a product, you are also a product, you are getting yourself prepared to work in some organization and at some position in your profile for which you are studying, right? तो इस पर्टिकुलर स्किल के साथ अब आप मार्केट में अवेलेबल होगे, तो एक स्किल्ड लेबर की सप्लाई मार्केट में अगर हमें मिल रही है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें अगर इतने इंजीनियर्स चाहिए तो इतने इंजीनियर्स मार्केट में स्किल्ड अवेलेबल हैं, इतना अगर हमको फाइनेंशियल मैनेजर्स चाहिए तो इतना अगर हमारे पास कोई अकाउंटिंग पर्सन अवेलेबल है स्किल्ड, जिनके पास अपना एक्सपर्टीज़ है फाइनेंस का, अकाउंट्स का, कॉमर्स बैकग्राउंड का, ये सब चीज़ें जो हमें मिलती हैं कहाँ से मिल रही हैं? दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एक्सटर्नली हमको अवेलेबल हो रही है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो जो है वो है ही स्किल्ड लेबर, बट दे कैन ऑल्सो लीव, न्यू कैन ऑल्सो कम. मे बी एक्सपेंशन अगर होगा तो हमें नए की और ज़रूरत पड़ेगी न्यू स्किल्ड लेबर्स की, तो दैट विल ओनली बी able to be appointed if
द सप्लाई ऑफ द स्किल्ड लेबर वुड बी देयर इन द मार्केट, एक्सटर्नली अगर अवेलेबल होगी तो। एक पहला फैक्टर ये हो गया। रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन जो है वो हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन हमारी कंपनी के अंदर नहीं होती है बल्कि कंपनी के बाहर होती है, कि हमारी कंपनी की इमेज जो है कि कंपनी की गुडविल क्या है, रेप्यूटेशन की वजह से हमारी कंपनी की गुडविल कैसे मेंटेन है, ब्रांड वैल्यू कैसे मेंटेन है, तो वो कहाँ मेंटेन होगी, वो भी एक्सटर्नली मेंटेन होगी, बाहर मेंटेन होगी, आउटसाइड दी फर्म। अपनी कंपनी को तो हर कोई अच्छा बोलता है कि वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग बेस्ट, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा है। लेकिन व्हाट गुडविल वी आर मेंटेनिंग आउटसाइड मार्केट में लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है हमारे ब्रांड वैल्यू का, दैट इज व्हाट द रेपुटेशन इज। अगर वो पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव मैनर में इजीली हेल्प होगा कि अपना प्रोडक्शन अगर इंक्रीज कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है इससे, रेपुटेशन से। ये मतलब ये ऑल चीज जो ये ऑल फैक्टर्स हैं, दीज आर ऑल एडवांटेजेस व्हिच वी आर गेटिंग in order to increase the production if we really want. तो ये एक्सटर्नली कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, दोज आर एक्सटर्नल इकोनॉमीज। थर्ड है लोकल नॉलेज एंड स्किल्स। एक तो हो गया स्किल्ड लेबर, जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया कि हमें जैसा स्किल चाहिए वैसे स्किल का हमको पर्सन मिल गया। लोकल नॉलेज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर, अब लोकल नॉलेज की सपोज देयर आर सो मेनी इंजीनियर्स, यू पीपल सपोज वी हैव 50 people in your class and everybody is an will be an engineer once you will get your results after the final semester, right? Everybody will be skilled, equally स्किल होंगे या नहीं होंगे वो हमको पता चलेगा with the knowledge, right? We have everybody as an engineer on the paper. Even then, just because of your degree, just because you have a degree or skill on paper does not suffice that you would be able to get a job somewhere. So it is in the same fashion, once we will have the supply of the skilled labor, we also have to check the local knowledge and the skills which are actually required for us for a particular role in a specific area. अब एक आदमी को काम तो बहुत सारे करने आते होंगे, और हमें जो काम उस पर्सन से करवाना है, जिसके लिए हमें उस पर्सन को अपॉइंट करना है, उसके लिए क्या बेसिक नॉलेज, लोकल स्किल्स, लोकल नॉलेज और बेसिक स्किल्स क्या चाहिए, वो हम बेसिकली अगर मार्केट में अवेलेबल है ये सब चीज़ें, और ये भी हमें कहाँ से मिलेंगी, दीज आर ऑल दी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द टाइम इस चीज़ को मीट नहीं कर सकते अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन से। हो सकता है कि हमें बाहर से ही लोगों को लेना पड़े विच have the knowledge and skill set for performing any defined work। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत सारी चीज़ों को मिला के, जैसे फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स अवेलेबल हैं या नहीं है, नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं है हमारे लिए, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। अगर टेलीफोन की कंपनीज ही नहीं रन, टेलीकॉम कंपनीज ही नहीं होंगी, तो फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कहाँ से इंस्टॉल करेंगे फ़ोन्स, कहाँ से इंस्टॉल करेंगे लैंडलाइंस, जो हम बात भी करते हैं इंटरनली या आउटसाइड भी अगर हम करें तो वो नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है, दैट इज़ ऑल कमिंग अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने कुछ भी प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा प्रोड्यूस करने के लिए, मशीनरीज भी जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही हमारी कंपनी तक तो पहुँचेंगी ना। जहाँ पे मशीनरीज प्रोड्यूस हो रही है वो मशीनरीज वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके आएंगी, फिर उनसे हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक या पॉइंट ऑफ सेल तक या आउटलेट्स तक जहाँ पर एक्चुअली में बिकेंगे, सेल होंगे, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी, सब कुछ तो इन हाउस नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन को यूज़ करने की ज़रूरत है तो अब हम पहले टेलीकॉम कंपनी खोलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा तो नहीं है। वी विल गो टू सम अदर टेलीकॉम कंपनी विच इज़ अवेलेबल एक्सटर्नली, बाहर ही, ये तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया। सेम है कि अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें दूसरी कंट्रीज से मंगवानी होंगी, तो वो फ्लाइट से आएंगी, एयरलाइंस आएंगी, तो क्या हम अपनी एयरलाइंस कंपनी पहले खोलेंगे इंटरनली? नो। सो दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू our business but it is not available internally within the organization, that is all coming under external economies of scale। ठीक है, और वो चीज़ हमें पॉजिटिव मैनर में अगर हेल्प करी तभी वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। अगर वो नहीं हमें हेल्प कर रही है और डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही है तो वो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाएगा। गॉट इट? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दो चीज़ें हैं ये अलग अलग। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ उनका काम ही यही है, नेचर ऑफ द कंपनी यही है कि दे प्रोवाइड द ट्रेनिंग्स, दे आर एक्चुअली मेकिंग द product or providing the human capital as per the skill set required by any respective organization for any respective role।
इसका क्या मतलब हुआ कि देर आर सो मेनी ह्यूमन इन द मार्केट अवेलेबल। आपको एक रोल है, छोटा सा एक रोल, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जीक्यूटिव का एक रोल है। अब यू बिंग द फ्रेशर, यू हैव द डिग्री, यू नो व्हाट इंजीनियरिंग इज, यू नो द नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट आपसे एक छोटा सा काम को बोला जाएगा कि ये आपका एक काम है, आपके पास ये 10 पॉइंट्स हैं, ये काम आप करोगे। ठीक है, एवरी डे में हो सकता है 2 काम करो, इनमें से हो सकता है एवरी डे आप 10 के 10 काम कर लो, किसी दिन आप 4 ही काम करो इनमें से। सो एक डिफाइंड रोल हो जाता है एक पर्सन का एज पर हिज डेजिग्नेशन एंड एवरीथिंग। नाउ अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, लाइक वी वांट सम स्किल्ड लेबर्स और सम स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल विच इज़ नॉट अवेलेबल इंटरनली, हमारे पास है नहीं। नाउ वी विल गो आउटसाइड टू प्रोक्योर देम, जो हमने पहले ऊपर 2-3 पॉइंट्स में पढ़ लिया, स्किल्ड लेबर अवेलेबल, सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई है तो बहुत अच्छी बात है। इवन देन इफ द पर्सन्स हु हैव who hold the experiences, very good experiences in some or other organizations, may not be a right fit to our organization, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका अलग है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर जस्ट प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग फैसिलिटीज, सो दे हायर द ट्रेनर्स एंड दोज ट्रेनर्स बेसिकली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट कि एक आदमी को किस चीज़ की स्किल की नॉलेज देने की ज़रूरत है, वो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को उस तरह से अपडेट करते हैं और उन बेसिकली लोगों को उसी बेसिस पर जो जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ अवेलेबल हुआ, ये भी एक्सटर्नल अवेलेबल हुआ कुछ हद तक। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बट हर चीज़ का स्किल सेट के लिए हमारे पास इंटरनल इन हाउस ट्रेनर्स अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, या इंटरनल ट्रेनिंग जो इन हाउस होंगे भी वो भी हम एक्सटर्नली ही तो हायर करेंगे कहीं ना कहीं से। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने प्रोड्यूस नहीं करे ट्रेनर्स, वी आर नॉट अ कॉलेज और एन इंस्टीट्यूट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कहीं से जहाँ से वो डेवलप होकर आ रहे हैं लोग, वो हम हायर कर रहे हैं ट्रेनर्स हु आर पॉलिशिंग देम एंड दे आर फर्दर ट्रेनिंग अदर पीपल फॉर अ स्किल सेट विच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सब चीज़ें भी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी एक्सटर्नल में ही आ गई हैं अगर हमारे पास इंटरनली अवेलेबल नहीं है तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया। अब इस लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पास देखो हर चीज़ की ना लिमिटेशन तो थोड़ी बहुत होती ही होती है, तो अगर पॉजिटिव या एडवांटेजेस कुछ ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि हमने इकोनॉमीज पढ़ा है, अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा है, तो इसमें एडवांटेजेस ज़्यादा थे। कंपनी को इंटरनली कौन कौन से एडवांटेजेस हो रहे हैं, कंपनी को एक्सटर्नली कौन कौन से एडवांटेज हो रहे हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा है अभी इंटरनल और एक्सटर्नल स्केलिंग में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। बट कुछ ना कुछ लिमिटेशंस इसके भी हैं, क्या, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छी नहीं है ना, इफ मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म, द टॉप अथॉरिटी और द फाइनल डिसीजन मेकर्स आर नॉट एबल टू मेक द राइट डिसीजंस, कब किस टाइम पर क्या डिसीजन लेना है, अगर वो ये चीज़ ठीक से नहीं ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ फेलियर। नो मैटर जो नीचे लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसा मैनेजमेंट कह रही है वैसा ही करेंगे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी तो है नहीं, ना अपना दिमाग लगाने की अथॉरिटी और ना ही कुछ सजेशंस भी देने की, सजेशन देने की अथॉरिटी है भी तो बेसिकली उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट कराने की अथॉरिटी तो नहीं है। सो अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, टॉप मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जो है, जो उस जिस लेवल का हम चाह रहे हैं उसमें वो हम उस लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो प्रॉब्लम्स अमंग द टॉप मैनेजमेंट पीपल शुड नॉट बी देयर, अगर वो होती है तो दैट इज ऑफ कोर्स अ डिसएडवांटेज टू अस फॉर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल का एक लिमिटेशन हो जाएगा कि अपनी मैनेजमेंट नहीं समझ रही है। देन मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि ना हम अपनी रियल लाइफ में भी, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, फॉरगेट अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर सम टाइम, बट अपनी निजी भी जो हमारी लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उसमें भी ये होता है कि हम बहुत बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं कुछ चीज़ों को, या किसी ने हमें कोई बात किसी तरह से कही है, किसी वजह से कही है, किसी रीज़न से कही है, एंड वी अंडरस्टैंड इट नॉट इन दैट मैनर द वे द अदर पर्सन हैज सेड इट टू अस, तो हम उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, तो वो चीज़ को मिसकम्युनिकेशन कहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक पर्सन, सपोज एक मैनेजर है, टॉप आपका मैनेजर है, आपको कोई काम बता रहा है कि आपको ये काम इस तरह से करना है, और उसने आपको इफेक्टिवली नहीं बताया, जिस हिसाब से उसको और डिटेल में शायद बताना चाहिए था, या उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को उसने उस तरह से नहीं करा उतना डिटेलिंग में जैसे उसको करना चाहिए था, ताकि आप वैसा परफॉर्म करते जैसा उसको चाहिए था, तो फिर वो नहीं होगा परफॉर्मेंस। अगर उसने नहीं किया तो आप भी उतना ही करोगे जितना आपको समझ आया,
तो मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज विच इज नॉट देयर. अगर नहीं होगा तो वो एक लिमिटेशन है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का. कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफन अक्रॉस द ग्लोब. Sorry, there are so many activities, guys, which we, because any organization is not self sufficient. Nobody is self sufficient. आप मैं कोई भी पर्सन या कोई भी इन द सेम फैशन एन ऑर्गेनाइजेशन या कोई कितना भी बड़ा एक आदमी हो, कोई कितना भी रिच एक आदमी हो, nobody is self sufficient. अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट कोई भी नहीं है. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी, who is the richest person, like in our country at least, can he is self-sufficient? Can he do anything, everything which he requires of his own on his own? He requires so many people. There are so many people who are there always available to service, to provide services to him for so many things. उसकी अपनी चीज़ों के लिए, चाहे उनकी उसके अपने पर्सनल काम के लिए ही वो सारे काम खुद ना कर पाता. He needs, if he falls sick, we would be requiring health facilities. If we require some educational thing, then we'll have to go to the institutes, education institutes में जाके हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी. मतलब any and every activity which is taking place in the business, अगर business में in the same fashion कोई भी चीज़ है, अगर मुझे suppose फ़ोन की इंस्टॉलेशन करवानी है, मेरे पास 100 लोग हैं और 100 लोगों को मोबाइल फ़ोन वाले कनेक्शन दिलवाना है, तो मैं अपने आप सिम तो बनाने के लिए कंपनी नहीं स्टार्ट करने लग जाऊंगी. आई विल ऑब्वियसली गो टू अ टेलीकॉम कंपनी एंड आस्क देम टू प्रोवाइड अस दी सिम्स जो भी है, कॉर्पोरेट नंबर्स हमें प्रोवाइड करें, कुछ करें. उसके बाद डिवाइसेस के लिए मुझे दूसरी कंपनी के पास जाना हो, जो शायद मोबाइल फ़ोन्स कर रहा हो मैन्युफैक्चर, उसके साथ मुझे अपना एक पैकेज करके कॉन्ट्रैक्ट करके डिवाइसेस लेना हो, शायद करना पड़े, है ना. तो ये सारा कोऑर्डिनेशन है जो कि एक्टिविटीज़ हैं, तो बिजनेस एक्टिविटीज़, और हेल्प भी कर रही है बिजनेस को ग्रो करने में. लेकिन हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है एक्सटर्नली, जो कि ईजिली पॉसिबल नहीं हो पाता है. इसलिए डिसएडवांटेज बन जाता है. अगर हम इसको कोप अप कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो फिर हमारा ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल में, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये हेल्पफुल है और ये एडवांटेज के तौर पे बाहर आता है. बट अक्रॉस दी ग्लोब अगर आपको ये एक्टिविटीज करनी समझ आ जाए, फॉर एग्जांपल you are not just doing it within your organization but outside the organization, and not just in the country but outside the country also, तब क्या करेंगे. हर कंट्री का अपना अपना टाइम है, टाइम जोन है. अगर सपोज करिए इंडिया और यूएस के में कम्युनिकेशन होना है, हमारा अगर यहाँ पर टाइम अभी 2:18 हो रहा है, तो वहाँ पर ये टाइम 2:18 नहीं हो रहा होगा. It will not be during the daytime. It might be night over there. It might be some other time over there. Their time zone is different. एक ही कंट्री में बहुत सारे टाइम जोन्स हो जाते हैं. हमारी कंट्री में तो खैर एक ही टाइम जोन है, that anywhere and everywhere in India we are at the same time. But there are so many other countries that we have to coordinate certain activities which are business activities only. तो हमें वो across the globe coordinate करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है. होगा ही है कि हम यहाँ पर जब हमारा वर्किंग टाइम है, तो अदर कंट्री हो सकता है उनका वर्किंग टाइम ना चल रहा, उनका लेजर टाइम चल रहा, उनका पर्सनल टाइम चल रहा, दे विल नॉट आंसर. तो फिर क्या हमें अगर रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम अपने आउट ऑफ पर्सनल टाइम वी वुड बी एबल टू डू दोस बिजनेस एक्टिविटीज. तो ये चैलेंज है एक तरीके से. अगर हम भी नहीं रेडी होंगे तो फिर तो काम होगा ही नहीं कभी भी. जिस टाइम पर हम काम कर रहे होंगे वो सो रहे होंगे, जिस टाइम पर वो काम कर रहे होंगे हम सो रहे होंगे. सो नोबडी इज एबल टू, इफ नोबडी इज एबल टू कॉम्प्रोमाइज, देन दिस कोऑर्डिनेटिंग जो एक्टिविटीज का जो प्रॉब्लम है अक्रॉस द ग्लोब विद डिफरेंट कंट्रीज, अगर हम इस बात पर हम काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से, तो फिर ये हमारे लिए लिमिटेशन ही है. Demotivation and alienation to staff, alienation of the staff. एकदम होता है मोटिवेशन. ठीक है, मोटिवेशन का मतलब है कि हम किसी पर्सन को कितना उसको क्या हम इस तरह से लालच देके उसको अग्री करा पा रहे हैं कि वो हमारा काम हमारे मैनर में करे. जैसे कि आप सपोज मैनेजर, यू आर द मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू गो यू वर्किंग राइट. जैसे अब एक फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी, एग्जांपल वो लेते हैं. तो अब सपोज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज द हाईएस्ट अथॉरिटी. ठीक है, तो वो कोई भी काम कंट्री में जो भी हो रहा है, कोई भी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज व्हिच इज टेकिंग प्लेस, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द कंट्री is to be managed by the central government. तो क्या जो भी एक्टिविटीज है, जो भी पॉलिसीज which are being taken care by the or maybe which are drafted as the policy to be followed by the rest of the Indians, is everybody happy with that?
क्या everybody is able to follow those things whatever is given by the government to the country? क्या वो उतने मोटिवेटेड होके वो सब चीजें काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जिस आदमी को जो काम दिया जा रहा है क्या वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? If there are certain people who are in cricket, they are there to just play their best for the country. There are people who are working in certain government departments who are assigned and aligned just to perform their work for that particular department in the best possible way. तो डीमोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन होता है कि एक आदमी को हम मोटिवेट करके रखें कि वो हमारे हिसाब से काम करे। वो कब करेगा? जो हमें चाहिए उस आदमी से, हमें उस आदमी को हमसे क्या चाहिए हमें वो देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फैमिली मैनेजर, यू आर द एम्प्लॉई एंड आई एम टेलिंग यू टू डू दिस वे, so you would also have some expectations. If I'm able to fulfill those expectations, you would be able to fulfill my expectations. मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, आपको मुझसे उसके अगेंस्ट में कुछ चाहिए, मैं अगर वो काम करूँगी तो आप मेरे हिसाब से काम करोगे। यही होता है ऑर्गेनाइजेशंस में भी कि मैनेजर्स जनरली आर हेल्पफुल टू प्रोवाइड दी मे बी अप्रेजल्स, मनी या टाइम का थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी टीम को अगर देना चाहता है। सपोज मैं एम्प्लॉई हूँ और मुझे सुबह 9 बजे नहीं आना, आज मुझे 10 बजे आना, मेरा मैनेजर कितना फ्लेक्सिबल है मुझे टाइम लेट आने देने के लिए, या मैं अपनी टीम को आगे कितना फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हूँ। अगर मेरी टीम को वही चीज़ चाहिए तो अगर मैं दे पा रही हूँ तो ठीक है, फिर वंस ही बी देयर इन दी ऑफिस वो मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। या मेरा अगर मैनेजर है तो मुझे अपने मैनेजर से क्या चाहिए वो अगर फुलफिल कर पा रहा है, ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग द वर्क द वे माय मैनेजर वांट्स, राइट? तो वो मोटिवेशन हो गया। डीमोटिवेशन कि अगर ऐसा कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं कहीं काम कर रही हूँ या एक कंट्री में मैं कहीं पर हूँ और मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है कि मेरी जो गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट टेकिंग द डिसीजंस एज पर supposedly the people of the country, the लोग ज़्यादातर लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश ही नहीं है, तो डिमोटिवेटेड है विद ऑल दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो तो वो डिमोटिवेशन होगा। तो ये चीज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना, किसी भी बिजनेस में मेंटेन करना डिमोटिवेशन को, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है हमारा और चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे लिए कि हम डिमोटिवेशन को कैसे टैकल करें। और ये लोग डिमोटिवेटेड रहते ही हैं क्योंकि एक चीज़ अगर फुलफिल हो गई, एक एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल हो गई, दूसरी एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि अब मुझे ये चाहिए, ये नहीं अब ये चाहिए। इट इज़ ऑल ह्यूमन बींग्स आर लाइक दिस ओनली दैट दे वुड वांट मोर देन व्हाट दे हैव ऑलवेज गॉट। ठीक है, डिवोर्स ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल। लेकिन नेक्स्ट लिमिटेशन ये होगा कि ओनरशिप और कंट्रोल, अगर ये दोनों चीज़ें एक ही आदमी के हाथ में नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिजनेस है जिसमें कि मालिक कोई एक पर्सन है, ABC उसका नेम है, ही इज़ द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग फॉर द बिजनेस डिसीजंस। या कंट्री में ही अगर हम एग्जांपल ले लें, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी ऐसे लोग थे जो कि ओनर्स को बना दिए गए, पार्टीज में बहुत बड़े रोल पर हैं बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग देयर वर्क या परफॉर्म या कंट्रोल लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे या नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं, इकोनॉमी में भी हम बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, गवर्नमेंट में भी हो, और ऑर्गेनाइजेशंस में तो ऐसे लोग होते ही हैं कि जिनको अगर कोई एक आदमी मालिक है और वो बिजनेस को देखना चाहता है, उसने अपना डिसीजन जो और अपना जो कंट्रोल है एक CEO अपॉइंट कर दिया और उसको बोल दिया भैया तू देख मेरा बिजनेस, नाउ यू आर द अथॉरिटी, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज इन द बिजनेस, ऑल्दो आई एम स्टिल द ओनर, मैं ही सब कुछ हूँ, मालिक में ही हूँ, बट तुझे मैंने कंट्रोल दे दिया। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है और फिर कंट्रोल देने के बाद अखिलेश बेटा म्यूट है सर। सो ओनरशिप और कंट्रोल में अगर बैलेंस नहीं है तो ये भी एक हमारा लिमिटेशन ही है इसका। अब हम डिस इकोनॉमी पे आ रहे हैं। डिस इकोनॉमी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। हमने इकोनॉमीज पढ़ लिया है कि क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे थे हमको, क्या क्या चीज़ की वजह से हम अपना फैक्टर्स की वजह से हम अपना प्रोडक्शन को हाई कर पा रहे थे, बेनिफिट ले पा रहे थे, रेवेन्यू को ज़्यादा कलेक्ट कर पा रहे थे। अब डिस इकोनॉमीज क्या है? डिस इकोनॉमी ऑफ स्किल इज अ फोर्स या आर द फोर्सेस दैट कॉज लार्जर फर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट एन इंक्रीज्ड पर यूनिट कॉस्ट। डिस इकोनॉमी का क्या मतलब है कि अब हमको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन में हमारा प्रॉफिट कम है, पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, देर आर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एट एट लॉस ऑल्सो वी हैव टू प्रोड्यूस, हमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जनरली वो काम कौन करती हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ दी डिफरेंट कंट्रीज ही करती है। गवर्नमेंट ही लॉस पे काम कर सकती है और कोई
कोई आदमी जो प्राइवेट आदमी है, आप, मैं, हम जैसे लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे देश के सपोर्ट में भी, तो अपने पॉकेट से पैसा लगा के लॉस में तो काम नहीं करेंगे कुछ भी। तो इट इज़ ओनली जनरली द गवर्नमेंट्स और मे बी वेरी लार्ज स्केल पीपल जिनको कि एक अगर यूनिट में लॉस हो भी रहा है तो दूसरी जगह से प्रॉफिट हो जा रहा है, तो वो भी काम एट टाइम्स वो लोग भी कर लेते हैं। तो डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब है कि ऐसे फोर्सेस जो ज़बरदस्ती हमें करने पड़ते हैं, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं टू प्रोड्यूस दी गुड्स एंड सर्विसेज, तब भी करने पड़ते हैं जब पर यूनिट कॉस्ट उनका हाई हो। इंक्रीज यूनिट पर भी उन्हें कॉस्ट किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम नहीं प्रोड्यूस करते हैं इंडियन इकोनॉमी, हम पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं कर पाते या हम एलपीजी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो हम दूसरी कंट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से एक्सपोर्ट, वो लोग एक्सपोर्ट हमें करेंगे, हम उनसे इम्पोर्ट करके अपने कंट्री में अवेलेबल कराएंगे वो चीज़। अब जितने हाई लेवल पे हम इम्पोर्ट करा रहे हैं उतने हाई लेवल पर हम अपने लोगों को दे मिल रहे हैं, हम उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करके गवर्नमेंट देती है, सस्ते में देती है। तो इसका मतलब क्या हो कि गवर्नमेंट वो लॉस खुद उठा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन की, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की या सर्विस को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है वो हायर यूनिट ऑफ कॉस्ट है, फिर भी हमें करना पड़ रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। तो ज़्यादातर लार्जर फॉर्म से गवर्नमेंट करती है। तो डिसइकोनॉमी समझ में आएगा। डिसइकोनॉमी जो ऑफ स्केल है वो फोर्सेस हैं जो एक गवर्नमेंट को या किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करते हैं टू प्रोड्यूस कोई भी गुड या सर्विस इंक्रीज्ड यूनिट कॉस्ट पे भी, इंक्रीज कॉस्ट पे भी। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो था वो हम प्रोडक्शन कर रहे थे जिसमें कि हमारा फायदा हो रहा था, कॉस्ट हमारी कम हो रही थी, प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो रहा था। डिस इकोनॉमी में हमें प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, फिर भी हमें करना पड़ रहा है, वो फोर्सेस है। A point comes where some factors start operations in the opposite direction and the cost of production start rising. एक पॉइंट ऐसा आता है जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब तक वो पॉजिटिव हो रहा है और कॉस्ट हमारी कम है तो हम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और हमें प्रॉफिट हो रहा है। एक पॉइंट जब आएगा ऐसा प्रोडक्शन में जहाँ पर कि हमें पर यूनिट कॉस्ट हमारी बढ़ जा रही है, फिर भी हमें करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं आगे भी प्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर टाइम में जब हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स जो है कॉस्ट के वो बढ़ने शुरू हो जाए। फिक्स्ड फैक्टर हो सकता है, वेरिएबल फैक्टर हो सकता है, कोई भी रॉ मटेरियल महंगा मिलने लग गया अब, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ड्यूटीज बढ़ गई हैं, इंपोर्ट पर सब और ड्यूटीज बढ़ गई हैं, कुछ हमें पैसा और ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ रहा है, कुछ भी चीज़ वो कॉस्ट हमारी जिसकी वजह से राइज हो गया, तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो ही जाएगा। हमें जो बेचना है वो तो उसमें उतना ही अमाउंट पे बेच रहे हैं हम, तो हमारा रेवेन्यू कम हो गया। दीज फैक्टर्स आर समटाइम्स कॉल्ड इंटरनल एक्सटर्नल। ये ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम डिसइकोनॉमीज कहते हैं समटाइम्स, और इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इंटरनल डिसइकोनॉमीज वही सब दो फैक्टर्स हो गए विच आर राइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे फैक्टर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही अवेलेबल हैं, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, इंटरनल डिसइकोनॉमी हो गया। वो सारे फैक्टर्स जो बाहर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एक्सटर्नली हैं अवेलेबल, लेकिन उनकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो हमारे एक्सटर्नल हो जाएंगे। इंटरनल में कौन कौन से हो गए? अनविल्डी और इमूवेबल मैनेजमेंट। अब ऐसी मैनेजमेंट हमारे पास है जिसमें कि सपोज हमारे पास से 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट 5 डायरेक्टर्स हैं। अब वो सारे डायरेक्टर्स एक जगह पर अवेलेबल है। सपोज हेड ऑफिस हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है और हमारे पास ब्रांचेस हैं मे बी इन ऑल दी स्टेट्स, हमारे पास 20 ब्रांचेस हैं, 50 ब्रांचेस हैं, वटेवर। तो वो मैनेजमेंट इधर उधर मूव नहीं करना चाहती, नोबडी वांट्स टू टेक द ट्रांसफर टू मूव टू सम अदर ब्रांच, इस तरीके से। इमूवेबल मैन, द मेन रीजन ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजिंग ए लार्ज साइज फर्म। जब तक एक होता है ना कि जब तक कोई एक सीनियर मैनेजमेंट हमारे पास आकर नहीं हमारे ऊपर बैठता है, तो वी मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी द वे वी डू व्हेन समबडी इज एक्चुअली सीइंग अस। ऐसा होता है ना, हमारे नेचर में चेंज होता है चीज़ का, कि जब हमें पता है कि हमें कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो हम कुछ और बिहेव करते हैं, कुछ और परफॉर्म करते हैं। जब हमें पता है कि कोई हमें देख रहा है, वी आर गेटिंग नोटिस्ड, या हमारी परफॉर्मेंस इज गेटिंग नोटिस, समबडी इज एक्चुअली चेकिंग ऑन अस, तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर ऐसी मैनेजमेंट हमारे पास है जो कि लार्ज साइज ऑफ फर्म को मैनेज करने के लिए रेडी नहीं हो रही है, जहाँ पर हम हैं वो वहीं पर अपने एक कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं और मूव नहीं करना चाहते एक जगह से दूसरी जगह, इन ऑर्डर टू मेक देयर what do we say, in order to make their organization manage in a better way, the way
कैन बी बट दे आर नॉट डूइंग इट। तो एक ये हमारा इंटरनल डिस इकोनॉमी हो गया। इसकी वजह से हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। जब हमारा परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी भी फॉर्म का कम हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस जब कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस का मतलब प्रोडक्शन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है उस लेवल से, तो ऑब्वियसली लॉसेस है, ये डिस इकोनॉमी है। टेक्निकल डिफिकल्टीज एक अदर इंटरनल डिस इकोनॉमी हो गया हमारा। इन लास्ट साइड फर्म अ लिमिट टू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्प्लिटिंग डाउन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम डिवीजन ऑफ लेबर कर दें। जैसे कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसको परफॉर्म करने के लिए 10 स्टेप्स हैं या 5 स्टेप्स हैं, तो हम अलग अलग लोगों को स्पेशलाइज करें एक एक स्टेप में, रादर देन हम एक आदमी को बोलें कि तू सारे 10 के 10 स्टेप करके पूरा प्रोडक्शन का काम तू ही करेगा, सारा ऑपरेशंस का सारा काम। एक पर्सन सारी चीज़ें नहीं सीख सकता, और सीख भी जाएगा करेगा तो उसका परफॉर्मेंस उस स्पीड से नहीं आएगा जिस स्पीड से कि स्पेशलाइजेशन अगर होगा या डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तब आएगा। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में एक किसी भी काम को बांट देना चाहिए, स्प्लिट कर देना चाहिए, और लोगों को बोलना चाहिए कि तुम्हें ये सिर्फ यही काम करना। सपोज एक पैकेजिंग पे काम लगा दिया हमने, तो पर्सन एक पैकेजिंग ही किया जा रहा है, तो वो अपना उस छोटे से काम को करने में बहुत अच्छे से उसका एक टाइम पर स्पीड भी बन जाएगी, एक्सपर्टीज भी हो जाएगी। एक पर्सन है वो प्रोडक्शन में एक मशीनरी चला रहा है, एक मशीन, अब उसको बोलें तो 10 की 10 मशीनरी अलग अलग तरह की हैं, सब तो लर्न करो, सारे पर तो काम करेगा। सो इट इज़ नॉट दैट मच एफिशिएंट जितना कि ये होगा कि हम डिवीजन ऑफ लेबर कर दें, और उसमें हम उसको एक्सपर्टीज ये भी बता दें, ठीक है देयर विल बी सेट ऑफ पीपल, स्किल सेट जो चाहिए वो इस मशीनरी को रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए, स्किल सेट ये वाली जरूरत है इस मशीनरी को चलाने के लिए। सो वी आर डिवाइडिंग बेसिकली द मशीनरीज वर्क, ऑल्सो वी आर डिवाइडिंग द लेबर ऑल्सो एज पर द स्पेशलाइजेशन। बट जनरली लार्ज साइज फॉर्म में ये बहुत डिफिकल्ट होता है। दीज डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय द मैनेजमेंट एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट एट एवरी स्टेप। नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, तो ये इंटरनल डिसइक्वालिटी होगा। टेक्निकल डिफिकल्टीज, एवरी मशीन हैज एन ऑप्टिमम कैपेसिटी फॉर वर्क एंड ऑप्टिमम प्रोडक्शन विद द अदर फैक्टर आल्सो। अब मशीनरीज को अगर हम 24 घंटे का, हमारा सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन 24 घंटे काम करती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं आपने देखा होगा 24 घंटे काम करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं लोग। मॉर्निंग शिफ्ट में आ गए, मॉर्निंग वाला जाएगा, आफ्टरनून वाला आ जाएगा, आफ्टरनून वाला जाएगा, नाइट वाला आ जाएगा, नाइट वाला फिर जाएगा, फिर मॉर्निंग वाला जब आएगा तभी जाएगा। तो 24 घंटे का काम हो रहा है। आदमी तो हमने रिप्लेस कर दिए विद द शिफ्ट्स। क्या हमारे पास इतनी मशीनरीज है कि मशीनरीज को भी शिफ्ट वाइज काम कर पाए? क्या हम ऐसी मशीनरीज ला पा रहे हैं जो 24 घंटे काम कर पाए? रेस्ट मशीनरीज को भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ों को का मैनेजमेंट करना, ये सब टेक्निकल डिफिकल्टीज में आते हैं। टेक्निकली कैन वी स्प्लिट अ मशीन? वी कैन नॉट स्प्लिट अ मशीन। A machine has the capacity to produce good number of say output, और उतना आउटपुट दो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दो लोग एक साथ एक मशीन नहीं चला पा रहे हैं, ये भी टेक्निकल डिफिकल्टी भी ना होगा टू डू। अब एक पर्सन एक टाइम में खड़ा होगा उस मशीन पे, क्या तो वो पर्सन उतना एफिशिएंट हो जाए कि वो उसको फुल यूटिलाइजेशन कर ले, या फिर हम मशीनरीज इस तरह की लेके आए कि वो एक आदमी से अगर उसका कम्प्लीटली एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, तो दो आदमी हम उसको एटलीस्ट डिप्लॉय करा पाए उस पर। These are all technical difficulties which 100% cannot be resolved, and because of these issues our costs rise, बढ़ रही है, रेज होता है, तो वो हमारा इंटरनल डिसइक्वालिटी हो गया। ठीक है, ये चीज़ें होती किस वजह से? या तो हमारा लेबर इनएफिशिएंट है उसकी वजह से, या हमारी मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है उसकी वजह से। लेबर और मैनेजरियल इनएफिशिएंसीज की वजह से हमारा इंटरनल डिसइकोनॉमी होता है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कौन से फोर्सेस हो गए व्हिच अल्टीमेटली लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री मे बी कॉल्ड एज द एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। एक्सपेंशन से हमारा यहाँ पर मतलब हो सकता है कि हमने अपना प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा करना है, या फिर give me just 1 minute, I'll click your attendance and then we'll continue. I'll continue. Okay. सो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कौन से फोर्सेज हो गए? ऑब्वियसली डिसइकोनॉमीज जो भी हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था ऊपर, वो फोर्सेज ही हैं। दोज ऑल फोर्सेज व्हिच आर नॉट
letting the company to produce at a cheaper cost या benefit या कोई भी ऐसे forces जो कि profit को हमें कम कर रहे हैं, हमारे profit को कम कर रहे हैं या cost को rise कर रहे हैं, वो सब चीज़ diseconomies थी। तो external diseconomies वो सारे forces हो गए जो हमें limit कर रहे हैं कि हम expand नहीं कर सकते अपनी industry को या अपनी company को, अपनी firm को expand नहीं कर सकते because of anything। और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें बाहर, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं उनसे अवेलेबल भी है इनका या उनसे कनेक्शन है इनका, ये वो चीज़ है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज में कौन सी पहला फैक्टर आ गया? फॉर एग्जाम्पल हमारा रिलेशनशिप विद दी सप्लायर्स एंड बायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सप्लायर्स हमारे तरीके से वेंडर्स जिनसे हम काम लेते हैं और हम उनके क्लाइंट हैं, यानी कि वो हमें सर्विस दे रहे हैं अपनी अच्छी। तो सप्लायर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हमें टाइम पर सप्लाई नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमको चाहिए और हमें रॉ मटेरियल के लिए किसी सप्लायर से टाइप किया होगा, वो हमारे रिलेशनशिप सप्लायर से ख़राब हो गए, या हम सिर्फ 2 ही सप्लायर से काम कर रहे थे, उन दोनों सप्लायर्स ने ही हमसे काम करने के लिए मना कर दिया बिकॉज ऑफ एक्स वाई ज़ेड एनी रीजन। तो क्या हम आगे अपनी प्रोडक्शन को कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे? आगे नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अगेन बिकमिंग अ डिस इकोनॉमी। और क्योंकि ये एक्सटर्नल लोग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, सप्लायर्स आर नॉट आर पीपल, हमारे एम्प्लॉय नहीं है, इंटरनल नहीं बैठते हमारे ऑफिस में आके। सो दिस इज द एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। एंड बायर्स कौन हो गए? बायर्स हमारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स, जो बेसिकली हमारा फिनिश प्रोडक्ट, जो गुड है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं हमसे, तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हो गए। बायर्स हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के बायर्स या सर्विस के बायर्स सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगर वो हमारा प्रोडक्ट ही खरीदना बंद कर देंगे तो हम बना के किसको बेचेंगे मार्केट में। तो अगर हमारा रिलेशनशिप विद द बायर्स कैसे हो गया? रिलेशनशिप बायर से भी खराब होता है एट टाइम्स। फॉर एग्जांपल हमारा किसी बायर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको वो प्रोडक्ट में हमारी सर्विस में नहीं उसको ठीक मिल पाया एज पर हिज एक्सपेक्टेशंस, हमारा मे बी कोई टेक्निकल एरर की वजह से कोई एक प्रोडक्ट हमने किसी बायर को बेचा और वो ख़राब निकल गया, तो वो ऑब्वियसली ना तो खुद ही बाय करेगा दोबारा वो प्रोडक्ट, और ना ही आगे भी आने वाले अपने और मे बी 10 फ्रेंड्स को भी मना करेगा शायद कुछ भी। तो रिलेशनशिप अगर हमारा बायर से भी खराब हो रहा है तो कुछ ना कुछ हद तक वो हमारा हमें स्टॉप करेगा इन मेकिंग दी प्रॉफिट्स, या किसी भी तरह से एक्सपेंशन भी अगर हम करना चाहते हैं इंडस्ट्री का, या हम अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रॉफिट्स, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन विद लेबर मार्केट में जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव लेबर्स या कॉम्पिटिटिव ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है, अगर उन्हीं के साथ हमारा सपोज हमारा मार्केट में गुडविल ख़राब हो गया, गुडविल नहीं है मार्केट में, या हमारा ब्रांड वैल्यू ख़राब हो गया, ह्यूमन कैपिटल जो है वो भी, हम इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर पाएंगे। फिर अगर एक कोई पर्सन बहुत अच्छे ब्रांड में काम करता है तो अपने से लोअर ब्रांड में फिर जाकर जॉब स्विच करने में रेडी नहीं होगा, इवन इफ वी गिव देम वेरी अट्रैक्टिव ऑफर्स और पैकेजेस, इवन देम दे विल नॉट। तो ये भी एक एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी हो गया कि हमारी एक्सपेंशन को ये भी रिफ्रेन कर रहा है, कि स्टॉप कर रहा है कि नहीं हम एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए जो भी एक्सपर्टीज वो अवेलेबल ही नहीं मार्केट में या हो नहीं पा रही है। इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट्स, लेबर कॉस्ट का इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट का मतलब है ह्यूमन कैपिटल को हमें हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, अप्रेजल देने पड़ते हैं। इफ दे आर नॉट हैप्पी, अगर हम वो नहीं देंगे तो वो हैप्पी नहीं होंगे और हैप्पी मोटिवेटेड काम नहीं करेंगे। और ये इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बढ़े ही जा रहा है, अगर हम अपना इस तरह से एक्सपैंड नहीं करेंगे, कुछ और तरीका नहीं अप्लाई करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, तो ये तो एक इंक्रीज लेबर कॉस्ट में होगा ही होगा एवरी ईयर आफ्टर ईयर। चाहे लेबर काम बहुत ज़्यादा ना भी कर पाए, लेकिन उनका एक कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता ही रहेगा, और जहाँ हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है। ट्रैफिक कंजेशन इन द इंडस्ट्रियल एरिया आपने देखा होगा, जो भी जहाँ पर बहुत एक बल्क में बहुत सारे ऑफिसेज हैं वहाँ पर जैम बहुत लगता है, या कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर बाहर के रोड से बहुत जैम लगेगा एक टाइम पर, जब सारे ऑफिस की छुट्टी हो रही है या मॉर्निंग में आ रहे हैं, तो मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा जाम रहता है उन रोड्स पे। तो ये भी एक एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी हो रहा है विच इज हैम्परिंग अस टू परफॉर्म बेटर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल डिस इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमीज हम सब कुछ कवर कर चुके हैं इसमें, एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर योर टाइम।